नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कलायत से बड़ी खबर आ रही है, जलती चिता से निकाला गया है युवती का शव। ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस को ऑनर किलिंग की शिकायत मिली थी और इसी के चलते जलती चिता से युवती का शव निकलवा लिया गया। कलायत से ये चौंका देने वाली खबर सामने आई है। पुलिस को हॉरर किलिंग की शिकायत मिली थी, तो ये एक अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शमशान घाट पहुंच करके शव को कब्जे में लिया गया है। बड़सीकरी गांव की घटना है, जांच शुरू हो चुकी है। जलती चिता से युवती का शव निकाला है जांच के लिए, पोस्टमार्टम के लिए। आगे इस पर क्या कुछ पुलिस कार्रवाई करती है ये देखना होगा, लेकिन ये एक हैरान कर देने वाली खबर, जहां पर जलती चिता से युवती का शव निकाला गया है। पुलिस को हॉरर किलिंग की शिकायत मिली थी। हॉरर किलिंग के पहले भी कई किस्से सामने आए हैं, लेकिन ये बड़सीकरी गांव की घटना है जहां पर जांच फिलहाल शुरू हो चुकी है और जलती चिता से युवती का शव निकाल करके पुलिस आगे की जांच में जुट चुकी है। ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कलायत की ये तस्वीरें जहां पर युवती का शव जलाया जा रहा था और उसके बाद पुलिस को जब सूचना मिली ऑनर किलिंग की, तो पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर सक्रियता दिखाते हुए, तत्परता दिखाते हुए चिता से शव को ही निकाल लिया। जलती चिता से युवती का शव निकाल करके अब पुलिस आगे की जांच करेगी। इसमें क्या कुछ सही पाया जाता है, क्या गलत पाया जाता है, जो शक अभी यहाँ पर पनप रहा है ऑनर किलिंग का, क्या वो सही है या फिर नहीं, इस पर तमाम पहलू पर चर्चा करेगी पुलिस। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको कलायत से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग मौजूद हैं और पुलिस भी वहां पर पूछताछ बाकी के लोगों से कर रही है। तो ये एक अहम जानकारी कलायत से, जहां पर जलती चिता से युवती का शव निकाला गया है। किसने ये शिकायत दर्ज कराई, ये बड़ा सवाल। पूरा मामला क्या है, इस पर अभी विस्तार से जानकारी जुटाना बाकी है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं बड़सीकरी गांव की ये पूरी घटना है, जहां पर पुलिस ने ऑनर किलिंग के शक में एक जलती चिता से युवती का शव निकलवा लिया आगे की जांच के लिए। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सुबह सूचना आई थी सर कंट्रोल रूम से। अभी बड़सीकरी गाँव में किसी ने अपनी लड़की मार दी और उसका दाह संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे ना, तो यहाँ पे कोई आदमी नहीं था, चिता धुल रही थी। फिर स्कूल से पानी लाके इसको बुझाया था। यहाँ पे लोग कितने मौजूद थे? कोई भी नहीं था। किस समाज से थे? ये बाल बता रहे हैं जलती चिता से युवती का शव निकाला गया है। पूरा मामला क्या है, इस पर अभी विस्तार से जानकारी जुटाना बाकी है, लेकिन ये हैरान कर देने वाली खबर, जब जलती चिता से ही युवती का शव निकाल लिया गया है। अब पुलिस इस पूरे मामले में गहनता से जांच करेगी, एक एक बिंदु को टटोलेगी और किसने ये आरोप लगाया है ऑनर किलिंग का, जो शक पनपा है यहाँ पर, उसके आधार पर आगे की पूरी प्रक्रिया चलेगी। आगे उसी आधार पर पूरी जांच की जाएगी, परिजनों से बातचीत की जाएगी और आखिरकार युवती की मृत्यु कैसे हुई इस पर भी पुलिस पूछताछ करेगी। मनोज मलिक ज्यादा जानकारी के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता फोन इन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, सबसे पहले बताएं पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल, देखिए कैथोलिक कस्बे कलायत के गांव एक जो बड़सीकरी गांव, उसमें एक ऑनर किलिंग का मामला सामने आया। जब इसमें पुलिस से जानकारी ली गई तो कलायत पुलिस ने बताया कि इसमें हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि कलायत के गांव बड़सीकरी में एक ऑनर किलिंग मामले के तहत 15 साल की जो लड़की है उसको मार दिया गया और उसको शमशान घाट में उसका दाह संस्कार किया जा रहा है। तो उसको लेकर जब डीएसपी को ये सूचना मिली तो डीएसपी और जो कलायत के एसडीएम है वो मौके पर शमशान घाट में वहां पर पहुंचे और उनकी जो डेड बॉडी थी जलती हुई वहां से निकाली गई और कैथल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जबकि अब इसकी जांच चल रही है फिलहाल, और जो आरोपी थे परिवार के ही आरोपी थे और उनको 3 आरोपी है जो कैथल पुलिस ने साथ के साथ उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जी नहीं, परिजन क्या दलील दे रहे हैं मनोज इस मामले में कि लड़की की मृत्यु कैसे हुई, क्या हुआ? देखिए अभी पूछताछ की जा रही है, क्या मामला है, क्या बातचीत हुई थी उनके आपस में, कोई घरेलू कोई ठीक है, कारण बताया जा रहा है, कोई घरेलू, जांच के बाद ही पता चल पाएगा।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम इस जानकारी के लिए। तो जांच के बाद साफ हो पाएगा कि लड़की की मृत्यु कैसे हुई है। 15 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, कांग्रेस पर रणजीत सिंह ने निशाना साधा है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पर रणजीत सिंह ने निशाना साधा है। देश और प्रदेश में खत्म होने के कगार पर है कांग्रेस, ये कहा है रणजीत सिंह ने। सेनापति खुद ही अपनी फौज को काट रहा है। रणजीत सिंह चौटाला का ये एक अहम बयान सामने आया है। कांग्रेस पर कटाक्ष और कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस में सब कुछ खत्म हो रहा है। कांग्रेस की राजनीति पर निशाना साधा है। राहुल गांधी के बस में कुछ नहीं है, सीधा हाईकमान पर निशाना उनका। सेनापति खुद ही अपनी फौज को काट रहा है। किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है ये भी जानना होगा, लेकिन ये एक अहम बयान रणजीत सिंह की ओर से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए। देखिए, मैं कांग्रेस पे नहीं जा रहा, सारा फोकस राहुल गांधी पे हो रहा है। राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जिसके कुछ बस का है ही नहीं। वो अपनी ही पार्टी में एक ऐसा सेनापति है जो अपनी ही फौज को काटने में लग रहा है। कभी शरद पवार को वार करा, फिर ममता बनर्जी को वार करा, फिर सिंधिया को बाहर करे, सचिन पायलट को बाहर करा। हर आदमी कांग्रेस छोड़ता जा रहा है, कोई आदमी रहा ही नहीं। अब जगन रेड्डी चले गए, उनके वो कहते हैं ना, ही विल फॉल विद हिज ओन एक्शन। उनके अपने एक्शन से सब खत्म होता जा रहा है। साथ के साथ बिजली सुधार पर भी बोले हैं रणजीत सिंह चौटाला। नवंबर तक दिए जाएंगे 10,000 नलकूप कनेक्शन दिए जाएंगे 10,000। ये एक अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिजली निगम को करोड़ों का फायदा हुआ है। 30 से घटाकर के 15 पॉइंट तक लाइन लॉस को लेकर के आया गया है। ये अहम जानकारी उन्होंने अपने महकमे से दी है। बिजली सुधार पर भी बोले हैं बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। उन्होंने बोला कि बिजली निगम को करोड़ों का फायदा हुआ है। बिजली सुधार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि काफ़ी फायदा हुआ है बिजली निगम को। नवंबर तक 10,000 नलकूप कनेक्शन दिए जाएंगे। लाइन लॉस घटने से बिजली निगम को करोड़ों का फायदा हुआ है। ये दावा उन्होंने किया कि 30 से घटा करके 15 पॉइंट तक लाइन लॉस को ले जाया गया है, क्योंकि लाइन लॉस को लेकर के पहले भी कई सवाल खड़े होते रहे हैं। 4,868 कनेक्शन तो पहले ऑलरेडी दे दिए, जिनमें कोई 100-150 रह रहे, बाकी लग गए थे। वो सारे वाटर पंप जो ये समरसिबल थे 5 स्टार वो दे दिए। इसके बाद 5 स्टार 1471 हमने दे दिए, जहाँ कुछ लोगों की डिमांड थी कि जी हमें मोनोब्लॉक के कनेक्शन दे दो। उसमें 2 स्टार गवर्नमेंट अप्रूव वो दे दी, या ओल्ड जो है वो स्टार दे दी। इसके बाद जो नए कनेक्शन पे दिए हमने, क्योंकि 5 स्टार बननी बंद होगी, तो हमने ये कहा कि आप अपने मोटर अगर 3 स्टार लेते हैं, क्योंकि 5 स्टार ब्यूरो ऑफ एनर्जी तय करती है, वो बन नहीं रही, तो 3 स्टार आगे कंपोजिशन वही है, सारी पूरी मशीनरी उसमें कहीं कोई फ़र्क नहीं है, सारी वही है। तो हम कहने लगे कि ये आपको 3 स्टार अगर फार्मर्स की सहमति हो तो हम कर दें। जिन लोगों ने पहले हमसे ऑर्डर कर रखे थे 5 स्टार के, उसमें कोई 4200 हम पे मोटर्स और आ रहे हैं जो इस महीने के एंड तक आ जाएंगे, भाई एंड ऑफ अगस्त आ जाएंगे। और हम इसे आप ये समझें कि नवंबर के महीने तक सारे 4200 मोटरें फिर हम इंस्टॉल कर देंगे। जिन जिन के कनेक्शन है, जिन्होंने 31/12/2018 तक हम पे सारा जो पैसा जमा करा रखा है, वाटर पंप सेट के भी दे दिए, जिन्होंने जो रिमेनिंग केसेस हैं उनको सारों को, तो हमारे 4000 कनेक्शन 4200 कनेक्शन वो दे देंगे। तो मैं समझता हूँ कि पिछले 4 महीने। इधर अंबाला से भी बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री विज ने ओवैसी पर निशाना साधा है। ओवैसी जैसे लोग रामयुग की आसुरी ताकतों जैसे हैं, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा कटाक्ष ओवैसी पर, और ओवैसी के बयान पर विज बोल रहे थे, और बोलते हुए उन्होंने कहा कि पीएम के भूमि पूजन को ओवैसी ने धर्मनिरपेक्षता की हार कहा था। देश के संविधान के पहले पन्ने पर राम जी की तस्वीर होगी, ये उन्होंने साफ किया है। ओवैसी के बयान पर बोल रहे थे विज। गृह मंत्री अनिल विज ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा, ओवैसी जैसे लोग रामयुग की आसुरी ताकतों जैसे हैं। राम मंदिर को लेकर के ओवैसी के बयान पर बोल रहे थे विज।
भूमि पूजन को ओवैसी ने धर्मनिरपेक्षता की हार कहा था। किस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता की हार है? जिस संविधान की कसम खाकर ये सांसद बनते हैं, उस संविधान के पहले पन्ने पर रामचंद्र जी की चित्र अंकित है। उसके एक एक पन्ने पर जो हिंदू मान्यताएं हैं, जो भारतवर्ष की मान्यताएं हैं, उनके चित्र अंकित हैं। किस प्रकार से ये कहते हैं? मैं तो ओवैसी जैसे लोगों को ऐसे ही मानता हूँ जैसे राम जी के युग में भी कुछ असुरी शक्तियाँ हुआ करती थी जो सिर्फ नकारात्मक काम ही करती थी। किस प्रकार से धर्मनिरपेक्ष इधर अंबाला से एसएचओ से डीएसपी बने पुलिसकर्मी ने अनिल विज का आभार जताया है। पदोन्नति होने पर आभार अनिल विज की ओर से और अनिल का आभार जताया है। अनिल विज के घर जाकर के पुलिसकर्मी ने आभार जताया है। इनकी प्रमोशन ड्यू थी, वो दी गई है, खुद अनिल विज ने कहा है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एसएचओ से डीएसपी बने पुलिसकर्मियों ने विज का आभार जताया। अनिल विज के घर जाकर के पुलिसकर्मियों ने उनका आभार जताया और अनिल विज ने हालांकि यहाँ पर ये कहा कि इनकी प्रमोशन ड्यू थी, वो दी गई है। हाईकोर्ट से क्लियरेंस के बाद प्रमोशन दी गई है। पूरी प्रक्रिया के तहत ही ये प्रमोशन दी गई है। 34 एसएचओ प्रमोट करके डीएसपी बनाए गए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सिरसा से सवारियों से भरी बस का अपहरण हो गया है। सिरसा से बड़ी और अहम खबर, बस अड्डे से सवारियों से भरी बस का अपहरण। सिरसा से बड़ी और अहम जानकारी, 3 लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। तो बस का ही अपहरण कर लिया गया है पूरी की पूरी। ये सिरसा से बड़ी खबर, बस अड्डे से सवारियों से भरी बस का अपहरण, 3 लोगों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया है। सिरसा से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अहम जानकारी, सवारियों से भरी बस का अपहरण कर लिया है। बस अड्डे से सवारियों से भरी बस का अपहरण और कुल मिलाकर के 3 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है। क्या स्थिति वहां पर बनी होगी, किस तरह से अपहरण किया है और किस स्थिति में अभी वहां पर बस में जो सवारियां हैं वो होंगे, ये बड़ा सवाल उठता है। लेकिन ये एक चिंता का विषय कि जिस तरह से अपहरण किया गया है वहां पर उस बस में काफी ज्यादा सवारियां भी बताई जाती हैं। तो ये बड़ी खबर सिरसा से हम आपको बता रहे हैं। सवारियों से भरी बस का अपहरण कर लिया गया है और इसी के साथ हम आपको बता दें, बस अड्डे से सवारियों से भरी बस का अपहरण किया गया। 3 लोगों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया है। बस को करीब 4 किलोमीटर दूर ले गए 3 लोग। कंडक्टर ने शक होने पर बस को रास्ते में रुकवाया और तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। ये हम बड़ी अपडेट इसमें दे रहे हैं। अब तीनों को हिरासत में ले लिया है, खतरा टल गया है। लेकिन ये एक बड़ा उस वक्त चिंता का विषय था। बस अड्डे से सवारियों से भरी बस का अपहरण कर लिया गया। बस को 3 से 4 किलोमीटर दूर ले गए थे लोग। कंडक्टर ने शक होने पर बस को रास्ते में रुकवाया है और सिरसा से मेरे सहयोगी अमर सिंह जियानी लाइव जुड़ चुके हैं। अमर, आप मुझे बताएं कि किस तरह से ये पूरा वाक्य हुआ है और कंडक्टर को कैसे शक हुआ और किस तरह से दबाव बनाया इन 3 लोगों ने। देखिए कीर्ति, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि तीनों लोगों 2 महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं, एक गांव बनी का रहने वाला है। और ये जो बस थी, जो रोडवेज की बस थी, सिरसा से बनी जाते रानिया और बनी के लिए जा रही थी, वो बस स्टैंड पर वहां खड़ी थी। उसके बाद ये तीनों युवक बस में चढ़े, बस को चला के ले गए। लेकिन जिस कंडक्टर की आप बात करें, वो कंडक्टर इस बस का नहीं था, वो एक दूसरा परिचालक था जो अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था। जब बस रानिया और बनी के लिए जा रही थी तो कंडक्टर ने ड्यूटी खत्म होने के बाद सोचा इस बस में बैठ जाता हूँ, बस में बाई चांस बस में बैठ गया। इन 3 लोगों ने बड़ी स्पीड से बस को भगा के ले गए, करीबन 4 किलोमीटर तक ले गए। उसके बाद जो
परिचालक जो दूसरी बस का परिचालक अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था, उसको शक हुआ। उसके बाद रुकाया गया। रुकवाने के बाद तीनों से पूछताछ की गई, तीनों को पकड़ा और पुलिस वहां पहुंच गई। फिलहाल की बात करें तो सवारियों की बात करें तो 30 सवारियां इसके अंदर बैठी हुई थी, क्योंकि आमतौर पर जो बड़ी या जो गांव को जो बसें जाती है वो काफी समय पहले बस खड़ी हो जाती है, सवारियां उसमें पहले से जाके बैठ जाती है। ऐसे में 30 सवारियां बैठी थी। ये तीनों युवक वहां आए, 2 महेंद्रगढ़ के रहने वाला है, एक बड़ी का रहने वाला है। उसके बाद उन्होंने बस को भगाया। और खास बात यह है कि जिस बस स्टैंड से जहां से एंट्री गेट होता है, जहां से बसें प्रवेश करती है, उस गेट से बाहर लेके गए और लगातार दौड़ाते हुए बस को करीबन 4 किलोमीटर ले गए। उसके बाद जब वहां मौके पर जो परिचालक था, जो दूसरी बस का था, जो अपनी ड्यूटी खत्म करके जा रहा था, क्या मंशा थी, आखिरकार बस को क्यों दूर लेकर के गए? क्या सवारियों को परेशान किया गया इनकी ओर से? सवारियों ने क्या शोर नहीं मचाया? क्या स्थिति बनी, आप मुझे बताएं। देखिए कीर्ति, जो स्थिति बनी, क्योंकि सवारियों ने इसको पकड़ा, बाकायदा वीडियो भी इनकी आ चुकी है, इनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल ये पुलिस लाइन थाना के अंदर है, पूछताछ की जा रही है। जो प्रथम दृष्टि से पता चल रहा है कि तीनों नशेड़ी टाइप युवक लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इन्होंने नशा किया हुआ है। हालांकि पुलिस अभी तक इनसे पूछताछ कर सिविल लाइन थाना में लेके गई है। बस वापस बस स्टैंड पे आ चुकी है। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ, कहीं न कहीं 30 सवारियां, आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह का हादसा बड़ा हो सकता था। गनीमत है कि जो कंडक्टर परिचालक जो अपनी ड्यूटी खत्म करे जा रहा था, उसको शक होने पर सवारियों से मिलकर उनको बस को रुकवाया, वहीं इनको पकड़ा और उसके बाद पुलिस के हवाले किया। जी कीर्ति। ठीक है अमर, आप मुझे ये बताएं कि ये बस को 3 से 4 किलोमीटर दूर लेकर के चले गए, लेकिन आप मुझे ये बताइए, ये साफ कीजिए कि क्या सवारियों को भी डराया धमकाया गया? सवारियों ने उनसे कुछ कहा, कोई बातचीत हुई? आपकी किसी सवारी से, किसी यात्री से आपकी बात हुई है? वो इस वक्त क्या कह रहे हैं? देखिए, सवारियों को किसी को नहीं धमकाया गया। ये बस में बैठे जो सवारियां बैठी थी, उन्होंने सोचा ये कंडक्टर और ड्राइवर बैठ चुके हैं, क्योंकि एक जो आगे कंडक्टर की सबसे जो फ्रंट सीट होती है उससे बैठ गया और दूसरा ड्राइवर सीट बैठ गया। उन्होंने बस स्टार्ट की और लेके चल दिए। लेकिन उसके बाद 4 किलोमीटर जाने के बाद बीच में सवारियों को भी शक हो गया कि जिस तरह से बस को चला रहे थे, और जो अंदर बैठा जो कंडक्टर है उसको शक हुआ। उसके बाद इनको पकड़ा गया। हालांकि सवारियां के किसी को ना धमकाया गया, ना किसी से लूटपाट की गई, लेकिन इनकी मनसा क्या थी यह भी साफ नहीं हो पाएगी, क्योंकि पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। तीनों को फिलहाल हिरासत में लिया हुआ है। अमर, एक बात और साफ कीजिए, क्योंकि आपने मुझे ये बोला कि जब सिरसा के प्रवेश द्वार से उन्होंने बस को निकाला तो वहां पर एक चेकिंग होती है। क्या उन्होंने उस प्रक्रिया को पूरा किया और तब क्या वहां पर कोई चेकिंग नहीं हुई, कोई शक नहीं हुआ? देखिए कीर्ति, आमतौर पर जो बस स्टैंड होता है, अगर सिरसा की बात करूं तो प्रवेश द्वार पर कोई चेकिंग नहीं होती है, क्योंकि जो बसें निकलती है और जो बाहर बसें निकलती है, जो एग्जिट गेट जिसे कहा जाता है, वहां पे जरूर कोने पे चेकिंग होती है, जाने वाले बसों का नंबर नोट किया जाता है। लेकिन जो बसें जहां बसें एंट्री होती है, जैसे दिल्ली से, हिसार से, अन्य जगहों जो बसें सिरसा बस स्टैंड के अंदर प्रवेश करती है, वहां किसी तरह की चेकिंग नहीं होती। लेकिन ये कहीं न कहीं बाहरी लापरवाही है, क्योंकि जो बस के ड्राइवर कंडक्टर बस में मौजूद नहीं थे, उसके बाद बस को ले जाना और 4 किलोमीटर तक ले जाना, ये कहीं न कहीं नेग्लिजेंसी भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब बस गई तो उसके बाद बिल्कुल लापरवाही जरूर हुई है और इस पर भी जांच करनी होगी। और तीनों आरोपियों से पूछताछ फिलहाल चल ही रही है। ये महत्वपूर्ण अपडेट आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया अमर तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। लेकिन ये अभी सुखद बात है कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि ये तीनों आरोपी नशेड़ी बताए जा रहे थे। यहां हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। किसानों के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक। कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत कई विधायक रहेंगे मौजूद। केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए अध्यादेशों पर होगा मंथन। गुरुग्राम में कोरोना से 5 मरीज फरार। पालम विहार थाने में मरीज के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने दर्ज कराया मुकदमा, तलाश जारी। 24 घंटे में देश में मिले 56,000 से ज्यादा मरीज। 919 ने गंवाई जान, 45,000 से ज्यादा हुए ठीक। एक्टिव केस 6 लाख के करीब। पंचकुला में फूटा कोरोना बम। आईटीबीपी के 19 जवान समेत 52 मरीजों की पुष्टि। प्रदेश में 40,000 के करीब हुए संक्रमित केस। रिकवरी रेट 83% के करीब। फरीदाबाद में बारिश का पानी बना काल। गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत। एक की उम्र 9, दूसरी की 6 साल। अवैध रूप से खेत में हुई थी खुदाई।
हेरोइन और अवैध हथियार की तस्करी करने वाला सुखविंदर उर्फ भूतिया चढ़ा फतेहाबाद पुलिस के हाथे कोर्ट में पेश कर भेजा गया हिसार जेल। काफी दिनों से पुलिस को थी तलाश। बड़ी बीमारी मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मतलब लाखों का बिल, और लाखों का बिल मतलब सेविंग्स खत्म। आज ही हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए PolicyBazaar.com पे। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ये अंधेरा बेशक एक हकीकत है, पर देश है भरोसेमंद हाथों में। विश्वास रखिए, हम जल्द उभरेंगे मजबूती के साथ। बस संभाल लीजिए खुद को, परिवार को, रोजगार को, कारोबार को। नए स्किल सीखिए, इस चुनौती को चैलेंज कीजिए। लॉग ऑन कीजिए digividyapith.com पर। डिजी विद्यापीठ, स्किल्स नए जमाने के। देश प्रदेश, खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है जीवन का सार अनोखा है, मृत्यु का श्रृंगार अनोखा है। ग्रंथ तो बहुत है इस दुनिया में, परंतु गीता जी का भाव अनोखा है। सुंदर। तो उसी भाव की चर्चा आज हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। परफेक्ट लाइफ फिलॉसफी है गीता। तो उस नाते से आप देखेंगे कि आज जहाँ जहाँ जिस जिस प्रकार की समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, भगवद गीता में हर समस्या का समाधान है। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी है कि टेस्टिंग सही समय पर हो। अब सवाल ये है कि किसको और कैसे कोरोना संक्रमण का टेस्ट करवाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो पिछले 14 दिनों में विदेश से या देश के किसी कोरोना संक्रमित क्षेत्र से लौटे हों और उन्हें कोरोना के लक्षण महसूस हो रहे हों, तो उन्हें कोरोना का टेस्ट करवाना चाहिए। इसके अलावा यदि आप कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं और आपको लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो आप कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं। ऐसे गंभीर रोगी जो सांस, निमोनिया और तेज बुखार से पीड़ित हैं, उनके लिए भी कोरोना टेस्ट जरूरी है। इसके अतिरिक्त कोविड सेंटर या अस्पताल में कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मी जिनमें लक्षण हो या जो सीधे तौर पर कोरोना पॉजिटिव केस के संपर्क में हो, उन्हें भी 5 से 10 दिन के बीच कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना का टेस्ट कहाँ करवाएं? हरियाणा के हर जिले में कोरोना टेस्ट के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल में सैंपलिंग सेंटर बनाए गए हैं। आप अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाकर कोरोना जांच के लिए सैंपल दे सकते हैं। इसके अलावा कोरोना संभावित क्षेत्रों में हरियाणा सरकार द्वारा मोबाइल वैन से भी कोरोना टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। सैंपलिंग सेंटर की जानकारी आप टोल फ्री नंबर 108 या 1075 से भी ले सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में कोरोना टेस्ट निशुल्क है। समय पर कोरोना टेस्ट करवाकर हम इसे आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। और हाँ, घबराएं नहीं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बार बार हाथ धोते रहें। हम सब मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे सिरसा से उस अहम खबर की जहां पर बस को ही हाईजैक कर लिया गया, सवारियों से भरी बस का अपहरण कर लिया गया। ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बस अड्डे से सवारियों से भरी बस का अपहरण कर लिया गया। बस को करीब 4 किलोमीटर दूर ले गए 3 लोग। कौन है ये 3 लोग और
क्या मंशा इनकी रही होगी, क्यों बस को 3 से 4 किलोमीटर दूर ले गए और आखिरकार क्यों कोई चेकिंग नहीं हुई, ये बड़ा सवाल बनता है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए ये वही तस्वीरें, ये वही बस जहां पर इन 3 लोगों ने बस को हाईजैक कर लिया और उसके बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि कैसे ये लोग बस को चला सकते हैं, क्या वहां पर चाबी लगी हुई थी या फिर बस का जो ड्राइवर था वो कहाँ गया था, और इस बीच सवारियां डर गई थी, ये लाजमी भी है क्योंकि कहीं ना कहीं खतरा जरूर हर किसी को लग रहा था। कम से कम 30 सवारियां इस बस में बताई जा रही थी और वो तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं। इन 3 लोगों से वहां पर सवारियां भी पूछताछ कर रही हैं। देखिए गिरबान से पकड़ा हुआ है इस व्यक्ति को जो कि बस को 3 से 4 किलोमीटर दूर ले गया। ये व्यक्ति इस बस का ड्राइवर नहीं है। अभी जो प्राथमिक तौर पर जो खबर निकल करके सामने आ रही है, अभी इसकी पुष्टि भी नहीं कर सकते, लेकिन प्राथमिक तौर पर जो खबर निकल करके सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि ये तीनों नशे बताए जा रहे हैं जो कि बस में पीछे के दरवाजे से घुसे और उसके बाद ये बस को 3 से 4 किलोमीटर दूर ले गए। सवारियों को शक हुआ तो फिर उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। पुलिस को इसकी सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों लोगों को हिरासत में ले लिया। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं कहाँ का तू भाई, कहाँ का है तू? महेंद्रगढ़ का है। ये किसके कहने पे ले गया है तू, रोड पे चला गया? गया ये भाई साहब 3 करिंदे हैं, एक ये करिंदा है, एक ये करिंदा है, एक ये करिंदा है, ठीक है। ये कोई महेंद्रगढ़ का है, एक बनी का बता रहे हैं, 2 महेंद्रगढ़ के हैं। ये हरियाणा रोडवेज बस स्टैंड से मशीन ये लेके जाओ, उधर लेके जाओ, उधर आपको अभी नंबर दिखाता हूँ बस का। चलिए सीधा चंडीगढ़ लिए चलते हैं जहां पर गृह मंत्री अनिल विज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसके चेयरमैन थे सुभाष यादव IPS और विजय सिंह एडिशनल एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर को इसका मेंबर बनाया गया था और इनको कहा गया था कि 13 की (30/5) तक अपनी रिपोर्ट दें, परंतु 27/5 को जब उनसे पत्र लिखकर ये पूछा गया कि आर यू रेडी विद योर रिपोर्ट, तो उन्होंने कहा कि एक तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, दूसरा एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर ने कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मुहैया नहीं कराई है, इसलिए हमारा 2 महीने का समय और बढ़ा दिया जाए। इसलिए 2 महीने का समय बढ़ाया गया और 31/7/2020 तक उनको अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। इसी दौरान सुभाष यादव के रिटायर हो जाने पर उनकी जगह पर मोहम्मद आकिल IPS को इसका मेंबर बनाया गया। कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास आ गई है, हमने इसका अध्ययन किया है और हम समझते हैं कि कमेटी ने जिन बिंदुओं पर उनको जांच करने के लिए कहा गया था उस पर कड़ी मेहनत की है। उन्होंने चैप्टर वाइज इश्यूज को टेकअप किया। 6 चैप्टर
में उन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट को संकलित किया है और लगभग अनेक्सर्स मिलाकर 2000 पेज की ये रिपोर्ट है। पहला चैप्टर तो इन्फॉर्मेटरी है, दूसरा चैप्टर एक्शन प्लान है, तीसरा चैप्टर है इंटरेक्शन विद द ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। इसमें उन्होंने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के भिन्न भिन्न अफसरों के साथ इंटरेक्शन की है। लगभग सभी डीटीसी से, डीईटीसी से उन्होंने अपनी बात की है और अपनी ऑब्जर्वेशन दी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शराब जांच रिपोर्ट पर गृह मंत्री अनिल विज जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट हमें सौंपी गई है वो उसमें 6 चैप्टर इंक्लूड है। पहला चैप्टर इंफॉर्मेटरी है और दूसरा चैप्टर है एक्शन प्लान। इसको लेकर के उन्होंने कहा कि 2000 पन्ने इसमें सम्मिलित है, कड़ी मेहनत से इस पर जांच की गई है और अब इन 2000 पन्नों का अध्ययन आगे किया जाएगा। चलिए अब नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और दर्द की क्या औकात जब लेब्डिक रिलीफ एलआर होसा, द क्वालिटी प्रोडक्ट बाय लेबोरेट। किसानों के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत कई विधायक रहेंगे मौजूद। केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए अध्यादेशों पर होगा मंथन। गुरुग्राम में कोरोना से 5 मरीज फरार। पालम विहार थाने में मरीजों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने दर्ज कराया मुकदमा, तलाश जारी। 24 घंटे में देश में मिले 56,000 से ज्यादा मरीज, 919 ने गंवाई जान, 45,000 से ज्यादा हुए ठीक। एक्टिव केस 6 लाख के करीब। आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में जाना माना नाम है नाड़ी वैद्य कायाकल्प के प्रमुख वैद्य सत्यप्रकाश आर्य का, जो मरीज की खाली पेट नाड़ी देखकर रोगों का मूल कारण बताते हैं और जड़ से खत्म करते हैं पुराने से पुराना नजला, मधुमेह, सर्वाइकल, बीपी, गठिया, माइग्रेन, कब्ज, बवासीर, एसिडिटी, कैंसर, एड्स, अनफर्टिलिटी एवं गुप्त रोग सहित सभी बीमारियों को। यदि आप भी वैद्य राज सत्यप्रकाश आर्य को अपनी नाड़ी दिखाना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें। वैद्य सत्यप्रकाश आर्य विश्व विख्यात आयुर्वेदाचार्य एवं नाड़ी तंत्र विशेषज्ञ। मिलिए रोजाना रोहतक में प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक, हुड्डा सेक्टर 1 की दूसरी पुलिया के सामने, नजदीक दिल्ली बाईपास, रोहतक, हरियाणा। दिल्ली में रोजाना 1 बजे से 5 बजे तक, नांगलोई मेट्रो स्टेशन के साथ मेट्रो पिलर नंबर 384 के सामने, मेट्रो बाजार में, नांगलोई, दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 8595299299 7428299299। आप हमारे YouTube चैनल नाड़ी वैद्य कायाकल्प पर जाकर आयुर्वेद द्वारा अपने सभी रोगों का घरेलू उपचार जान सकते हैं। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने इस पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज सुबह एक व्यक्ति बंगाल से आता है और वो कहता है, वैद्य जी मैंने आपका YouTube पर प्रोग्राम देखा और मुझे लगा कि आप जो बात कह रहे हैं वास्तव में वो सही बात है। मैं ना पूरे बंगाल में अपना इलाज कराया है,
दिल्ली में गया और मैं थक चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ। आपके प्रोग्राम को सुनकर मुझे कुछ विश्वास हुआ, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं स्वयं जा कर के मिल लेता हूँ। इसलिए मैं आज सुबह आपके पास पहुँचा हूँ। रात्रि भर मैं होटल में रुका। मैंने कहा कहाँ रुके? उसने कहा कि मैं आपके पड़ोस के होटल में रुका हूँ। तो मैंने हंसकर पूछा, आप हमारे यहाँ क्यों नहीं रुके? हमें पता नहीं था कि आपके यहाँ रुकने की व्यवस्था है। मैंने कहा कि हमारे रोहतक में सभी रोगियों को रुकने की व्यवस्था है और मात्र एक रात के हम 200 रुपये लेते हैं रुकने के लिए, तो आपको यहाँ रुकना चाहिए था। तो उन्होंने कहा, वैद्य जी बड़ी गलती हो गई, मैंने तो 1000 रुपये एक रात्रि का दिया है। खैर, उस बात से हमें गुरेज नहीं है। अगर आप इतनी दूर से आए हैं, मैं आपकी नाड़ी देख लेता हूँ और उसके बाद आप बताना क्या कुछ हुआ, क्या रह गया, क्या नहीं रहा। तो मैंने उसकी नाड़ी देखी। जब मैंने उसकी नाड़ी देखी तो मैंने बताया कि आपकी आंतें जो हैं खुश्क हो चुकी हैं, गर्मी की अधिकता से आपकी नसें ब्लॉक होती जा रही हैं, खून गाढ़ा होता जा रहा है और इस गर्मी की अधिकता से आपको डिप्रेशन, सेक्सुअल कमजोरी और आपको शुगर बन गया है। बोले, वैद्य जी आप पहले मेरी सुन लीजिए। मैं बहुत परेशान व्यक्ति हूँ, बड़ा दुखी व्यक्ति हूँ और अब मेरी जीने की इच्छा नहीं रही, क्योंकि आपने कहा था, मैंने प्रोग्राम में आपका सुना था कि मर जाने से पहले, चले जाने से पहले एक बार मुझे नाड़ी दिखा लीजिए। मैं तो ये सोचकर आपके पास आया। मैंने कहा ठीक है, मैंने तो अपना पेन रख दिया, आप बताइए क्या आपकी समस्या है। उसने कहा, जी मैं शुरू से बात करता हूँ। पहले मेरे कब्ज रहती थी, कब्ज के बाद अचानक मेरे गाल ब्लैडर में दर्द हुआ। डॉक्टर ने कहा कि पथरी बन गई है और मेरा गॉल ब्लैडर निकाल दिया। कुछ समय बाद फिर मेरे गुर्दे में दर्द हुआ, भयंकर पेन हुआ। मैं डॉक्टर के पास गया, उसने मेरा एक गुर्दा निकाल दिया। वैद्य जी क्या बताऊं, 2 ऑपरेशन करवा करके मैं घबरा चुका था। डॉक्टर ने मेरा घी और दूध बंद कर दिया। मैंने घी दूध खाना बंद कर दिया और फिर अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ। उन्होंने कहा कि अपेंडिक्स का दर्द है और अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन कर दिया। और पिछले 5 साल से मुझे शुगर भी हो गया और शुगर के साथ साथ अब मेरी पूर्ण शक्ति खत्म हो चुकी है और मुझे निकलते हुए भय लगता है, काम नहीं होता। मेरा बिजनेस जो है सुबह से शुरू हो जाता है। मैं अच्छा व्यापारी हूँ, लेकिन अब हिम्मत नहीं रही, डर लगता है। यानी मैं बड़ा परेशान हूँ, जीना मुश्किल हो गया है। मैं कैसे जीवन में जिंदा रह पाऊँगा। इसलिए एक विचार के साथ, एक सोच के साथ वैद्य जी आपका प्रोग्राम दिखा, मुझे कुछ आशा हुई, मैं आपके पास आ गया। तो मैंने कहा कि आपने अपने दुखों का वर्णन कर लिया, अब मेरी भी बात सुनिए। ये सभी हमारी उस चिकित्सा पद्धति की गलती है। पहले से आप कब्ज के रोगी थे, आज भी आप गैस के रोगी हैं। जब ये कब्ज और गैस बनती है तो शरीर में खून नहीं बनता, गर्मी बढ़ती है और ये गर्मी जहाँ रुकती है वहाँ ये कैंसर भी बना सकती है। आप भाग्यशाली थे कि आपकी पथरी बनी रह गई। वो पथरी पहले गाल ब्लैडर में बनी, उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। फिर ये गर्मी आपके गुर्दे में रुकी तो किडनी का ऑपरेशन कर दिया। फिर ये गैस आपकी आंत में जाकर के रुक गई और रुकने के पश्चात उसको जहाँ जगह मिली वहाँ वो उसको बढ़ती चली गई, जिसको आपने हर्निया, अपेंडिक्स कह दिया। उस अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी कर दिया। आपको गर्मी बढ़ी, निकाल दी, पथरी बनी, निकाल दी, हवा फूली, गैस बनी, निकाल दी। लेकिन आज तक ये नहीं किया गया
कि गर्मी क्यों बढ़ रही है, गैस क्यों बन रही है, कब्ज क्यों बन रही है, क्यों मुझे नींद नहीं आ रही, क्यों आपकी पौरुष शक्ति खत्म होती जा रही है, क्यों आपको शुगर बन गया, क्यों आपका मांस सूख गया, क्यों आपकी नसें सिकुड़ती जा रही हैं। किसी ने आपकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अगर आप एक वैद्य के पास जाते तो शायद वैद्य आपको नाड़ी देख करके आपको सही इलाज बताते। तो उसने तपाक से कहा, नहीं वैद्य जी, मैं दिल्ली में आया था एक वैद्य जी के पास, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, लेकिन उन वैद्य जी ने भी मुझे बताया था कि आपकी आंतें कमज़ोर हैं, लीवर कमज़ोर है, मैदे में गर्मी हो गई और मुझे कुछ फ़ायदा नहीं मिला। मैंने कहा, आपको दवाइयाँ याद हैं? बोला, हाँ जी, मैं तो इतना परेशान हूँ, मुझे उसकी हर दवाई याद है, वो हर अंग्रेजी टैबलेट मुझे याद है, जो मुझे दी गई हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा कि एक आध का नाम बताएंगे? तो उसने कहा, हाँ, पुनर्नवारिष्ठ थी। मैंने कहा, किसकी थी? उसने कहा, कोई कंपनी थी जो जानी मानी प्रसिद्ध कंपनी है, जो नाम की आयुर्वेद कंपनियां चल रही। मैंने उससे पूछा, क्या वैद्य की स्वयं बनाई हुई कोई औषधि थी? बोले, नहीं जी, सभी कंपनी की बनी हुई थी, सील लगी हुई थी। मैंने कहा, बस यही पूछना चाहता था कि एक वैद्य के पास आप जाकर कैसे असफल हो गए? क्योंकि वो औषधि वैद्य के द्वारा नहीं बनाई गई थी, वो औषधि एक कंपनी ने बनाई थी, जिस कंपनी में औषधि का भाव नहीं था। उस कंपनी में सिर्फ ये देखा गया था कि मुझे कैसे अपनी सेल को बढ़ाना है, कैसे मैंने अपनी दवा को बेचना है। वो कंपनी उन भावों को लेकर के अपनी कंपनी का, अपनी औषधि का प्रचार करती है, वो क्वालिटी की बात नहीं करती। लेकिन मैं एक वैद्य हूँ, मैंने अपनी औषधि स्वयं बनाई है, मेरी प्रत्येक इस औषध पर मेरा फोटो है, मैंने सील बंद किया है, लेकिन प्रत्येक औषधि को भावों से भावित करके, मंत्रों से अभिमंत्रित करके बनाई है, इसलिए मेरे वैद्य असफल हो गए। नहीं तो वैद्य कभी असफल नहीं होता। और रही बात अंग्रेजी डॉक्टर्स की बात, उन्होंने इलाज करना ही नहीं आया। पहले आपको कब्ज का रोग था तो उन्होंने कब्जी को तोड़ना चाहिए था, आपकी आंतों को मजबूत करना चाहिए था। भले ही इमरजेंसी पड़ी, हमारा एक ऑपरेशन हो जाता, लेकिन अगर वे उसी समय आपकी कब्ज को ठीक कर देते, गैस को दूर कर देते, तो दोबारा वो पथरी नहीं बनती जो गुर्दे में बनी, जिसका उसने ऑपरेशन किया। अगर वे आपकी कब्ज को ठीक कर देते, गैस नहीं बनने देते, तो आपके अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर वे लोग आपके शरीर की गर्मी को कम कर देते, तो ये गर्मी आज जो दिमाग में चढ़ करके डिप्रेशन का कारण बन चुकी है, ये डिप्रेशन आपको नहीं बनता। वही गर्मी बढ़ती चली आई जो पैनक्रियाज में चली गई, और पैनक्रियाज में जाकर के इसने गर्मी को बढ़ा करके जहां बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन का बनना बंद कर दिया, जिसे आज आपको शुगर बन गया है। पहले आपको गोलियां काम करती थी, आज गोलियां काम नहीं कर रही हैं। आज उन्हीं डॉक्टर्स ने आपको कह दिया कि इंसुलिन पर जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आपके रोग के कारण को दूर नहीं किया। जब जब आपने समस्या बताई, तब तब उन्होंने आपका तुरंत जो है समाधान कर दिया। आयुर्वेद ये नहीं कहता। आयुर्वेद कहता पथ्य सेविन है किम भेषजम, अपथ्य सेविन है किम भेषजम। अगर आप परहेज से रहेंगे तो औषधि की आवश्यकता नहीं है, अगर आप बदपरहेजी करेंगे तो कोई औषधि काम नहीं करेगी। तो आयुर्वेद कहता है सायव चिकित्सा सायव भेषजम, यह रोगान समेत न अन्य अन्य रोगमुदीरियेत। कि चिकित्सा किसको कहते हैं, भेषज किसको कहते हैं? भेषज या चिकित्सा उसको कहते हैं जो रोग का शमन तो कर दे, लेकिन किसी अन्य रोग को पैदा ना करे। आज हम गए थे डॉक्टर के पास कब्जी के लिए, हमें मिल गई पथरी। हम डॉक्टर के पास गए गैस के लिए, हमें मिल गया अपेंडिक्स का ऑपरेशन। हम डॉक्टर के लिए गए थे माइग्रेन के लिए, हमें हो गया है ब्रेन ट्यूमर। हम गए थे डॉक्टर के लिए शुगर के लिए, आज हम नपुंसक हो चुके हैं। मैं गया था बीपी के लिए, लेकिन हार्ट अटैक का रोगी बन गया। मैं गया था पेन किलर गठिया को दूर करने के लिए, वहाँ पेन किलर खा खा करके मैं रोगी बन गया किडनी का। क्यों? क्योंकि चिकित्सा सिद्धांत ठीक नहीं है।
अगर यहाँ आपकी कब्ज को दूर कर दिया जाता, डाइजेशन को ठीक कर दिया जाता, तो खाए हुए भोजन का रसात रक्तम ततो मांसम, मांसान मेदस ततो अस्थि, अस्थनो मज्जा मज्जात शुक्रम, शुक्रात गर्भम पर जायते। जो खाते हैं उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद, अस्थि, मज्जा और जो शुक्र धातु का निर्माण होता है। अगर मैं उस सही तरीके से आपका इलाज करता तो शायद आज आप नपुंसकता की शिकायत नहीं करते। आपकी जो पौरुष शक्ति की कमी आ गई है वो इसी कारण से आ गई कि उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि कब्ज को ठीक कर दीजिए, ये रोग दूर हो जाएंगे। नपुंसकता का जो कारण बना वो कारण यही रहा कि आपको कब्ज थी, कब्ज से रस से रक्त नहीं बना, रक्त से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य का निर्माण न होने से आप नपुंसक बन गए। आपकी नसें सिकुड़ती चली गई। गैस का प्रभाव जब अपेंडिक्स पर आया, उन्होंने अपेंडिक्स को काट दिया, लेकिन गैस तो आज भी बन रही है। जो आंतों में घूम रही थी वो गैस आज आपके हार्ट पर आ चुकी, इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि आप हृदय रोगी बन गए। हृदय रोगी आप बना दिए। अगर उस गैस का इलाज हो जाता, वो गैस से न अपेंडिक्स से ऑपरेशन की जरूरत पड़ती, न आज आप हृदय रोगी बनते। आपकी पल्पेशन बढ़ रही है क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है, घबराहट, बेचैनी बढ़ती जा रही है क्योंकि यही गर्मी अब आपके दिमाग की तरफ जा रही है, नर्व सिस्टम को कमज़ोर कर रही है। आपने घी और दूध जब से बंद किया, याद कीजिए, जब से आपने घी और दूध को बंद किया आप कितने कमज़ोर हो गए हैं। बोले वैद्य जी आप ठीक कहते हैं, मैं ऑपरेशन के समय इतना कमज़ोर नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने घी और दूध को बंद कर दिया मेरा शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। शरीर नहीं, तेरे शरीर का प्रत्येक अंग कमज़ोर होता जा रहा है। तेरी आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं, तेरे घुटने कमज़ोर हो चुके हैं, तेरे को काम करने की इच्छा नहीं रही, चलने की इच्छा नहीं है, तो और क्या चाहते हैं आप? जिस घी दूध को बंद कराया गया, क्या उस घी दूध के बंद करने से आपकी बीमारी नहीं बढ़ी? आज आप भी बीपी के रोगी हैं, बीपी के साथ हृदय रोगी बन गए। घी और दूध को बंद कर दिया, बीमारी बढ़ रही है, क्योंकि ये बीमारी का कारण नहीं था। इन अंग्रेजी डॉक्टर्स को ये समझना चाहिए, ये जानना चाहिए कि शरीर में जब तक ताकत है, आपका शरीर जितना बलिष्ठ है तो शरीर के अंदर रोग से लड़ने की ताकत उतनी ही ज़्यादा रहेगी, यानी आपका इम्यून सिस्टम इतना ही मजबूत रहेगा। लेकिन शरीर के अंदर अगर ताकत नहीं है, रोगों से लड़ने की पावर नहीं है, तो आपको औषधि काम नहीं करेगी। यही कारण है कि उन्होंने घी और दूध बंद कर दिया। आपके शरीर का मांस कम होता चला गया, आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत खत्म होती चली गई। आज उन दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया जिससे आपका शुगर कंट्रोल रहता था। आज आपका शुगर 400-500 चला गया। वही डॉक्टर जो आपका इलाज कर रहा था आज कह रहा है कि आप इंसुलिन लगवा लीजिए, क्योंकि उन्होंने घी और दूध को बंद करके आपके रोग से लड़ने की ताकत को, इम्यून सिस्टम को इतना कमज़ोर कर दिया कि दवाइयाँ आप पर प्रभाव नहीं डाल रही। लेकिन शास्त्र कहते हैं सनेन मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते। जिस भोजन में घी होता है, मीठा होता है, उसमें अमृत कहा गया है। और घी और मीठा न खा करके, इसको बंद करके आपने अपने शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को ख़त्म कर दिया। इसलिए आपकी नसें आज काम नहीं कर रही, आपकी आंतें काम नहीं कर रही। बार बार हमें कब्ज तोड़ने के लिए लैक्सेटिव लेना पड़ रहा है, और बार बार गैस को दूर करने के लिए खाए गए पाचक पेय, जिसको कई बार गोलियों के रूप में लेते हैं, कई बार सिरप के रूप में लेते हैं, उनका प्रयोग करने से ये ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और इस बीपी के बढ़ने से आपको हृदय रोगी हो गए। और कुछ समय और चले जाइए, ये कहेंगे कि आपकी बीपी के कारण आपकी किडनी डैमेज हो गई है। तो कहता है वैद्य जी मैं तो बताने ही वाला था कि डॉक्टर ने कहा है कि आपका क्रेटिनाइन, यूरिक एसिड और यूरिया भी बढ़ चुका है, आपकी किडनी भी खराब हो चुकी है। मैंने कहा अब आप मेरे पास आए हैं, अब न आपकी किडनी खराब होगी, न आपको हार्ट अटैक होगा, न आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, न आपको बीपी बढ़ेगा, न शुगर के लिए आपको इंसुलिन लगवाना पड़ेगा, न कब्ज के लिए आपको बार बार दवाई खानी पड़ेगी, न एसिडिटी के लिए आपको कैप्सूल लेना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको घी खिलाऊंगा, मैं आपको दूध पिलाऊंगा, घी खिलाऊंगा, भरपेट खिलाऊंगा, मैं आपको मीठा खिलाऊंगा। 15 दिन आप मेरे अनुसार चलिए,
15 दिन में अगर आपको लगता है कि आपका शुगर ठीक होता जा रहा है, आपका बीपी नहीं बढ़ रहा है, शरीर के अंदर एनर्जी आ रही है, नींद अच्छी आ रही है, आपका डिप्रेशन ठीक हो रहा है, आपके पैरों में जलन और पिंडलियों में दर्द खत्म हो चुका है, तो आप मेरी बात को मान लेना। नहीं तो 15 दिन आप मेरे अनुसार चलिए और 15 दिन में अगर आपको नहीं आराम मिले, 90% सुधार नहीं मिले, तो उन डॉक्टर्स की बात को मान लेना। लेकिन 15 दिन मुझे दीजिए, 15 दिन में मैं जो कहता हूँ आप कीजिए। तो उन्होंने कहा वैद्य जी आप अपना परहेज बताइए, मुझे क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको सुबह 9 बजे से पहले भोजन कर लेना है और भोजन के बीच में घूंट घूंट करके पानी पीना है। और जो आटा आपका है उस आटे को 5 किलो गेहूं में 2 किलो चना और जो मिलाकर मोटे आटे की रोटी खा लीजिए, अच्छा घी लगा करके खाइए। वो कहता वैद्य जी मुझे तो बीपी है। मैंने कहा घी बंद करने से क्या बीपी की गोलियां बंद हो गई? बोला नहीं जी, एक दिन भी आप बीपी की गोली बंद कर दीजिए, आपका बीपी बढ़ जाता है। तो फिर नजर नीची करके कहता है वैद्य जी आप कहते हैं तो मैं घी खा लेता हूं, घी खा लूंगा। मैं आप घी खा लेंगे तो आपका बीपी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि घी के खाने से शरीर के अंदर जो पावर आएगी, आपकी आंतों में जो पावर आएगी, जो आंतें आज कमज़ोर हो चुकी हैं, जो भोजन को डाइजेस्ट नहीं कर रही हैं, जो आंत आज गैस बना रही है, वो आंत जो है कब्ज नहीं बनने देगी, अपने आप मल को बाहर निकाल देगी, गैस नहीं बनेगा। और जब गैस नहीं बनेगा, मल नहीं होगा, तो आपको कब्ज कहाँ से रह जाएगी, आपको बीपी कहाँ से रह जाएगा। लेकिन शास्त्र कहते हैं मलिनी करोति धातु नीति ही मलह तत प्रकोपस्य हेतु प्रोक्तम विविध अहित सेवनम। शरीर में सभी रोगों का कारण मल है और मलों को प्रकोपित करता है अहितकारी भोजन। और ये मल जब आपकी आंत की ताकत आने के पश्चात बाहर निकाल दिया जाएगा तो यानी शरीर के सभी रोग अपने आप दूर हो जाएंगे। कैसे? जब आपकी आंतों में ताकत आ जाएगी, ये अपने आप डाइजेशन करने लग जाएगा और मल को मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल देगा। तो समझो मलिनी करोति धातुन इति ही मल है, जो शरीर की धातुओं को मलिन कर देता है उसको मल कहते हैं। और धातुएं मलिन होने से कौन से रोग बनते हैं? जब रस धातु मलिन हो जाती है तो गला सूखने लग जाता है, आंखों में एलर्जी बन जाती है, त्वचा खुश्क हो जाती है, सोराइसिस हो जाता है, स्वित्र कुष्ठ हो जाता है, त्वचा फटने लग जाती है, सूखा एक्जिमा हो जाता है, गीला एक्जिमा बन जाता है जब आपकी रस धातु मलिन हो जाती है। और जब आपकी रक्त धातु मलिन हो जाती है तो थैलीसीमिया बन जाता है, प्लास्टिक एनीमिया बन जाता है, ब्लड कैंसर बन जाता है, त्वचा काली पड़ जाती है और शरीर में गांठें पड़ जाती हैं। ये जब आपकी रक्त धातु जो है वो मलिन होती है। और जब आपकी मांस धातु मलिन होती है तो मोटे होते चले जाते हैं, चर्म रोग पैदा हो जाते हैं, गैंडे जैसी खाल हो जाती है और जिसको हाथी पांव, पील पांव, फाइलेरिया कहते हैं, ये रोग बन जाता है। और जब वसा और मज्जा विकृत हो जाती है तो मोटी मोटी फुंसियां निकल जाती हैं, नसें हमारी सिकुड़ने लग जाती हैं, पूरी नसों में दर्द होने लग जाता है, हड्डियां चढ़ाहट करने लग जाती हैं, पूरे जोड़ों में दर्द बन जाता है। और जब अगर आपकी अस्थि यानी हड्डी मलिन होती है तो हाइट नहीं बढ़ती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, गांठें हड्डियां मोटी हो जाती हैं, कई बार अलग अलग गांठें हड्डियों में दिखाई देने लग जाती हैं या बोन का कैंसर बन जाता है। और जब शुक्र धातु मलिन होती है या तो शुक्राणु नहीं बनते या अंडा नहीं बनता है, बनते हैं तो कीटाणु नहीं बनते हैं, वीर्य नष्ट हो जाता है, आंखों से दिखना कम हो जाता है, चश्मे चढ़ जाते हैं। यानी ये सब धातुओं के मलिन से होता है। और धातुएं मलिन होती है मल से, और मल को अगर ये आंत बाहर निकाल देती है तो आपको कोई भी रोग नहीं रहेगा। यही कारण है कि मैं जब शुगर का इलाज करता हूं तो मीठा खिलाता हूं। आप शुगर के रोगी हैं, मैं आपको कहता हूं कि दिन भर आपको रोटी नहीं खानी, मीठे फलों का प्रयोग कर लीजिए। तो तपाक से कहता है वैद्य जी मैंने तो प्रोग्राम सुना था, आपने कहा था कि मैं मीठा खिला करके ठीक करता हूं, तो मैंने कहा मैं अब भी कह रहा हूं मीठा खा लीजिए। लेकिन कौन सा मीठा?
चीनी का नहीं, आप खांड खा सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सूखा लेंगे तो ये गर्म करेगा, गर्मी से शुगर बनता है, आप इसको पानी में घोल करके ले लीजिए, मीठे पानी की लस्सी पीजिए, आपका शुगर दूर हो जाएगा। हमारे यहाँ दूध की लस्सी पिलाते थे खांड मिला करके, शरीर ठंडा हो जाता था, गर्मी नहीं होती थी। लेकिन जब से अंग्रेज आए, इन अंग्रेजों ने कॉफ़ी पिलाई, चाय पिलाया और प्रचार किया कि गर्म पानी पिया करो। आज इस गर्म पानी के पीने से हड्डियां कमज़ोर हो गई, इस सुबह सुबह चाय कॉफ़ी के पीने से सबको डिप्रेशन हो गया, इस चाय कॉफ़ी के पीने से सबको शुगर बन गया, इस चाय और कॉफ़ी के पीने से महिलाओं को ब्रेन ट्यूमर हो गया, महिलाओं को स्तन का कैंसर हो गया। पहले क्यों नहीं होता था ये? क्यों नहीं ब्रेन ट्यूमर बना? क्यों नहीं आपके स्तन का ट्यूमर बना? क्यों नहीं आपके गर्भाशय का ट्यूमर बना? आज क्यों बनता जा रहा है? क्योंकि आज आपने घी और दूध को बंद कर दिया। आज आपने सुबह सुबह दही का प्रयोग बंद कर दिया। आप दही का प्रयोग करते हैं दोपहर में, दही का प्रयोग करते हैं रात में, जो कि निषेध है, नहीं लेना चाहिए। प्रकृति के अनुसार दही हमें सुबह सुबह लेना चाहिए। सुबह सुबह 9 बजे से पहले हमें भरपूर भोजन कर लेना चाहिए और उसमें दही का प्रयोग करना चाहिए। दिन भर आप दूध का प्रयोग कीजिए या रात को दूध का प्रयोग कीजिए। लेकिन अंग्रेजों ने ब्रेकफास्ट के नाम से कई बार हमें दूध और फलों की संज्ञाएं बताई कि सुबह सुबह दूध और फल खा लीजिए। कहा कि सुबह सुबह दूध पीकर चले जाइए, कहा सुबह सुबह ब्लैक टी पी करके चले जाइए, कहा सुबह सुबह टी का प्रयोग कर लीजिए। ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आयुर्वेद कहता है, मेरा भारत कहता है, मेरा आर्य राष्ट्र कहता है, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। मेरा 35 वर्ष का अनुभव कहता है। आयुर्वेद ये ज्ञान देता है कि आपके शरीर के लिए या आपको स्वस्थ रखने के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, क्या सुखकर है, क्या दुखकर है। उस सभी बातों का वर्णन आपके अपने इस चैनल पर अवश्य मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप अपने इस चैनल को YouTube पर देख सकते हैं या फिर नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं ना, किसी भी नंबर पर अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं आपसे स्वयं बात करके आपके रोग के बारे में जानकारी लेकर के आपके